हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में मैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पूरी कहानी लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जब मैं स्टार्ट में वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो लगभग 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर हमारे पास थे। उसी समय से लोग कहते आ रहे हैं कि सर अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जर्नी को हम लोगों के साथ शेयर करिए, उससे बहुत कुछ शायद मोटिवेशन मिले। तो चूँकि शुरू-शुरू में देखने वाले कम थे, लेकिन वर्तमान में भी 10-12 हज़ार लोग अपने चैनल पे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अभी पिछले कुछ दिनों में ज़्यादातर लोगों ने कमेंट में और ईमेल पे मुझे बोला कि आप अपनी जर्नी बताइए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का क्या रणनीति और क्या प्लान आपका था, और स्कूलिंग वगैरह कहाँ से कैसे हुई, सारी चीज़ें आप हम लोगों के साथ शेयर करिए। तो इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों को लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। वीडियो शुरू करने के पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी, उनकी एलिजिबिलिटीज़ और समय-समय पर उत्तर प्रदेश सरकार और बाकी मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उनके यहाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स आते हैं या यूजीसी का या शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का जो भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी अपडेट आता है मैं अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पढ़ाने लिखाने का काम मेरे चैनल का नहीं है। पढ़ाने लिखाने के संदर्भ में जिसको कहते हैं कि किसी सब्जेक्ट विशेष को पकड़ के और उसके ऊपर कुछ पढ़ाना लिखाने का काम मैं अपने चैनल पे नहीं करता हूँ। वजह यह है कि बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं और उसका कुछ विशेष मुझे देखने को नहीं मिला कि उसकी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग पढ़ाने वाले हैं। और जो चीज़ मैंने देखा कि जिस क्षेत्र में वीडियोज़ यूट्यूब पर कम है, इन सब चीज़ों पे वीडियोज़ यूट्यूब पर जब मैं बनाना स्टार्ट किया था तो कम देखने को मिलते थे। तो मैं इस क्षेत्र को पकड़ के चल रहा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं मध्य प्रदेश से बिलॉन्ग करता हूँ और मध्य प्रदेश में बहुत ही एक साधारण से छोटे से एक गांव से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। और मध्य प्रदेश में मेरा जो ज़िला है उसका नाम है सिंगरौली, और सिंगरौली ज़िले में का मैं रहने वाला हूँ। और वहाँ पे मेरे अगर गांव की स्थिति की मैं बात करूँ तो मेरे गांव से मेरे ज़िले का डिस्टेंस जो है वो 80 किलोमीटर से कम नहीं होगा। तो आप मैं बताने का यह उद्देश्य मेरा यह है कि सुविधाएं जब स्कूलिंग मेरी चल रही थी तो सुविधाएं वहाँ पे बहुत ही कम थी। और मैं स्टार्टिंग में स्कूलिंग मेरी 8वीं क्लास तक सरस्वती शिशु मंदिर जो स्कूल हुआ करते हैं उनसे हुई है। और जो स्कूल था मेरा पूरी तरीके से खपरेल था जब हम लोग जाया करते थे। और शुरू में जब ये मतलब आप समझें कि 1995 के टाइम पर मेरी स्कूलिंग होनी स्टार्ट हुई है और 95 के टाइम पर स्कूलिंग होने स्टार्ट हुई है, तो आप समझ सकते हैं कुछ समय पर हम लोगों को नीचे टाट फट्टी पे बैठना पड़ता था। खपरेल पूरा स्कूल था, हालांकि वर्तमान में वो ठीक ठाक बन गया है। एजुकेशन थोड़ी बहुत हुई। उसके बाद हमारी जो स्कूलिंग आगे की हुई वह हमारी मारतंड स्कूल एक रीवा से मैं पढ़ाई किया, जिसको मध्य प्रदेश सरकार में एक्सीलेंस स्कूल के नाम से जाना जाता था। और वहाँ पे मेरी 8वीं से लेके 12th तक 12वीं तक एजुकेशन हुआ। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से अपना इंटर कंप्लीट किया। उसके बाद की एजुकेशन मेरी हरिद्वार से हुई, उत्तराखंड से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और शुरू में इतना ज़्यादा एम्बिशियस मैं नहीं था, क्योंकि मेरे आसपास एम्बिशियस लोग नहीं थे। जब मैं स्कूलिंग करता था तो स्कूलिंग करते टाइम ऐसा कोई इन्वायरमेंट मेरे सामने नहीं समझ में आया जिसमें मैं देख रहा हूँ कि कोई तहसीलदार बन गया, कोई एसडीएम बन गया, कोई कुछ बन गया। तो इस तरीके से कोई कंपटीशन नहीं होता था, बस सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते थे कि अच्छा परसेंटेज लाके बस पास हो गए। तो वही एक महत्वाकांक्षा थी कि अच्छा परसेंट लाएंगे तो लोग कहेंगे कि पढ़ने में बड़ा अच्छा है। तो उसका जो स्वाद था उसी को प्राप्त करने के लिए अच्छा परसेंटेज लाने और क्लास में अच्छे नंबर लाके टीचर्स की और परिवार की प्रशंसा प्राप्त करने का एक प्रयास उस समय पे होता था, वही मोटिवेशन का एक कारण था। उसके बाद जब ग्रेजुएशन हम पहुँचे तो ग्रेजुएशन में जहाँ से मैं पढ़ाई किया, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, एक विश्वविद्यालय है गायत्री परिवार का, वहाँ से मैं ग्रेजुएशन करना स्टार्ट किया। और मेरे सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी और इस तरीके के सब्जेक्ट्स थे, मैंने ग्रेजुएशन में लिए थे। मैंने ग्रेजुएशन में स्पिरिचुअलिटी सब्जेक्ट और योगिक साइंस और साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और लाइफ मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल, इस तरीके के सब्जेक्ट्स एक डिफरेंट टाइप के वहाँ पे स्ट्रक्चर था। तो बस जान समझ ज़्यादा ना होने की वजह से यही सारे सब्जेक्ट हमने ऑप्ट किए हुए थे।
और हालांकि शुरू में जब ये सब्जेक्ट्स हमने ऑप्ट किए तो अजीब तरीके की चीज़ें थी वहाँ पे, थोड़ा सा ये भी लगता था कि क्या पढ़ रहे हैं, बाकी लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और हम लोग कुछ भी पढ़ते थे। लेकिन फिर भी अब समझ में ऐसा आता था कि उस समय की जो थिंकिंग थी कि इसका कोई ये सब पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, जो पढ़ाई हमने पढ़ी उसका बहुत मतलब हमारी लाइफ में। इसको कहते हैं कि ज़िंदगी जीने के लिए जो एक चीज़ें होनी चाहिए थी वो वहाँ से धीरे धीरे करके हमने लर्न किए। और आपको बताते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि गायत्री परिवार एक संस्था है और स्पिरिचुअल संस्था है जो पूरे देश में विदेश में फैली हुई है। तो वहाँ पे देश विदेश के बच्चे जाते हैं। तो वहाँ पे जो एक इंटर कल्चरल जो है टुगेदरनेस बनती है, उसमें हर स्टेट के आपके क्लास में लोग होते हैं, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो एक तरीके से जो सांस्कृतिक जो समन्वय बनता है वो बहुत ही खास वहाँ पे होता है। अब ऐसा नहीं होता है कि दूसरे स्टेट के लोग आपको नहीं मिलते हैं पढ़ने के लिए, तो आप हर स्टेट वालों को समझते हैं। और वहाँ पे कुछ ऐसे मित्र बने जिनसे जब यह होता था कि हम लोग चर्चा करते थे कि आगे करना क्या है, तो यही होता था कि सबसे अच्छी नौकरी कौन सी हो सकती है, अपनी पहुंच में कौन सी नौकरी हो सकती है। तो हम लोग ये चर्चा करते थे कि सबसे आराम की अच्छी रिस्पेक्टेड जॉब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की नौकरी की जो चर्चा है हम लोग ग्रेजुएशन में ही करना स्टार्ट कर दिए थे। आपको बताएं कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर पहुँचते पहुँचते हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्स्ट पेपर की किताब भी ख़रीद ली थी। हालांकि पढ़ता उसको मैं नहीं था, लेकिन उसको मैं ख़रीद लिया था और ख़रीद के रखा था। बीच बीच में देखता था, एक स्ट्रक्चर दिमाग में बन गया था कि यह ऐसा कुछ होता है। उसके बाद हमने पीजी किया। पीजी अपीयरिंग में उस समय पे रिटन, अभी वर्तमान में ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, परंतु जब मैंने फर्स्ट टाइम पे नेट क्वालिफाई किया था तब सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था। और सब्जेक्टिव पेपर जब हुआ करता था तब मैंने लास्ट टाइम जब सब्जेक्टिव हुआ था, मैं बताता हूँ आपको, तो लास्ट टाइम जब सब्जेक्टिव नेट हुआ था तब मैंने क्वालिफाई किया था और उसके अगले ही बार से ऑब्जेक्टिव हो गया था। उसके बाद पहली बार मेरा नेट हुआ था, दूसरी बार मेरा जीआरएफ हो गया था। तो वहाँ से एक वो बना हुआ था और वहाँ पे बहुत कम, पहले बहुत कम लोग नेट निकलता था। जो 2010-11 की बात अगर मैं करूँ, 2011 की बात मैं करूँ, 2012 से ऑब्जेक्टिव हुआ, तो वहाँ पे बहुत कम मात्रा में नेट निकलता था। जितने क्वालिफाई करने के बाद ऐसा लगा एक बार के लिए कि अब सब ठीक हो गया है, अब तो कोई न कोई नौकरी लग जाएगी। एक विशेष बात और आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ कि जब ग्रेजुएशन करते थे तो ऐसा लगता था कि नेट नहीं निकलेगा। जब तक नेट नहीं निकला था तो यह दिमाग में आता था कि कोई अगर 5,000 10,000 की नौकरी, उस समय में 5,000 10,000 रुपये की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, तो मन में यही आता था कि कोई 10,000 5,000 की नौकरी कहीं पर भी रख लेगा, कुछ भी बना ले, असिस्टेंट बना ले, कोई भी काम दे दे, कर लेंगे, अब 5-10 हज़ार में अपनी ज़िंदगी कट जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। तो मतलब उस समय पे 8,000 नौकरी किसी को लगती थी कि इसको 8,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, नौकरी इसकी लग गई है, तो वो बड़ा आदर्श रूप में फील करते थे हम कि यह इसकी नौकरी लग गई, 8,000 रुपये पाएगा और इसको पैसे रहेंगे इसके पास, और इस तरीके की चीज़ें, फीलिंग्स इस तरीके की आती थी। मतलब उस लायक भी अपने आप को नहीं समझते थे कि हाँ यह भी कर लेंगे। एक वो था, क्योंकि मुख्य वजह यह था कि जो आसपास का एनवायरनमेंट था उसमें कम लोग निकलते थे जिसको कुछ बड़ा मिल रहा हो। तो जब किसी को कुछ इस तरीके का देखते ही नहीं थे कि किसी को कुछ मिल रहा है, तो अपने लिए भी उम्मीद नहीं करते थे कि हमें भी कुछ ऐसा मिल जाएगा। कठिन सा लगता था कि ये सभी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी कठिनता से मिलती हैं। लेकिन उसके बाद जब नेट हुआ, नेट होने के बाद ऐसा लगा कि जॉब अब लग जाएगी। लेकिन जॉब के लिए कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेस में इंटरव्यू देने गए, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने नहीं रखा। तो ये हुआ आप क्या करें, तो लगा कि अब बीएड कर लेते हैं। अब बीएड करने के लिए चले गए, बीएड किया, यूनिवर्सिटी कैंपस से ही किया। बीएड में हम हाईएस्ट मतलब गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं बीएड में अच्छा खासा स्कोर हमने किया और क्लास में, डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा नंबर मुझे मिले। तो बीएड हमने कर लिया यूनिवर्सिटी कैंपस, मैंने जबलपुर से बीएड किया था। उसके बाद एमएड मैंने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से किया, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और वहाँ पे मैं फिर वहाँ पे अपने डिपार्टमेंट में फिर गोल्ड मेडलिस्ट रहा और अपने क्लास में मैंने 10% से टॉप किया था। मतलब मेरा फर्स्ट रैंक थी तो मेरा 84% रिजल्ट था, जिसका सेकेंड रैंक थी वह 74% था। मतलब 10% के अंतर से मैंने टॉप किया था। और जीआरएफ वगैरह फिर से मैंने दोबारा से निकाल लिया। अब ठीक ठाक मात्रा में मेरी पढ़ाई इसमें हो चुकी है। उसके बाद पीएचडी एडमिशन का फिर प्रयास करना स्टार्ट कर दिया। पीएचडी एडमिशन का प्रयास करते करते नहीं हो रहा था, कहीं पर भी जाते थे, इंटरव्यू देते थे बड़े इंस्टीट्यूट्स में, तो पीएचडी एडमिशन में एडमिशन नहीं हो रहा था।
उसके बाद हमने प्राइवेट कॉलेज जाके ज्वाइन कर लिया पंजाब में। जब जितने भी प्राइवेट कॉलेज में इंटरनेट पे सर्च करते थे, कहीं पे प्राइवेट कॉलेज में वैकेंसी आती थी तो बात करते थे फ़ोन करके, तो यही कहते थे कि 10,000 5,000 सैलरी देंगे। और अब ऐसी स्थिति अपने आप को फील करने लगे थे कि ऐसा लगता था कि नहीं, अब 10,000 20,000 रुपये, 10,000 15,000 रुपये में जॉब नहीं कर पाएंगे। और थोड़ा सा बेइज्जती टाइप की फील होती थी, 10,000 15,000 रुपये में कैसे जॉब हो पाएगी। तो पंजाब में पंजाब का हमने इंटरनेट पे देखा और ऐसे ही एक कॉलेज टकरा गया। तो मैंने वहाँ पे फ़ोन किया तो वहाँ से कहा गया कि आप आ जाइए। हमने कहा सैलरी क्या देंगे, तो 25,000 पर उन्होंने हमको बुला लिया। हम गए वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किए। बहुत ही बढ़िया अप्रोच के साथ हमने पढ़ाया। 2 साल हमने पढ़ाया। दोनों साल में जो इंक्रीमेंट था वहाँ पे 5,000 पर ईयर इंक्रीमेंट लगता था। तो मैं 2015 से 2017 में पढ़ाया। 2017 में शिवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया और वहाँ पे मैं जेआरएफ के साथ पीएचडी करना स्टार्ट किया। कुछ दिन पीएचडी किया, कोर्स वर्क वगैरह कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे आप लोग एक बार और ध्यान दीजिएगा कि मैंने कोर्स वर्क वगैरह कंप्लीट कर लिया था। कोर्स वगैरह कंप्लीट करने के बाद जो ऐसा हो जाता है कि आपको यूनिवर्सिटी से अब कोई मतलब विशेष नहीं रखना है। अपने गाइड के पास आप 240 दिन की अटेंडेंस दीजिए और पीएचडी आप अपनी कंटिन्यू करिए, गाइड के संपर्क में रहिए। बाकी यूनिवर्सिटी का जो रोल होता है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कंप्लीट हो जाता है। स्टेट रेसिडेंशियल पीरियड जैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसके बाद हमने ज्वाइन कर ली। उसके बाद पीएचडी हमारी चल रही थी, इतने में ही हमारा इंटरव्यू का आ गया। किसका? यूपी हायर एजुकेशन कमीशन विज्ञापन 46 के इंटरव्यू का लेटर आ गया। तो 46 का इंटरव्यू मई 2018 में हुआ। मई 2018 में हम लोग इंटरव्यू दिए, मई में ही रिजल्ट आ गया। उसके बाद हमने अगस्त वगैरह में ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों को बताते हैं कि जब 2014 में विज्ञापन 46 का जब फॉर्म आया था, तो फॉर्म जब अप्लाई किया था तो ऐसा कुछ विशेष पढ़ लिख के नहीं गए थे, जिसको कहते हैं कि अगर मैं इसको कहूँ कि यह जो जॉब है जिसको मैं कर रहा हूँ उसमें दोनों चीज़ें लग सकती हैं कि एक जगह ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी किसी कृपा की वजह से मुझे मिली है भगवान की, क्योंकि जो तैयारी थी मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन जो मैंने किए थे परीक्षा में बहुत कम पढ़ा नहीं था बहुत ज़्यादा। मैंने मतलब इस उम्मीद से, जैसे आप लोग कहते हैं एक जो जिसको कहते हैं ना एटीट्यूड की बात होती है, मोटिवेशन की बात होती है, आपके मन में अगर पहले से लग जाता है कि अरे होना है नहीं। जैसे अभी वर्तमान के जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा का फॉर्म भर के इंतज़ार कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग यह बातें करते हैं कि अरे होना नहीं है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे गड़बड़ी चल रही है। तो उसी तरीके से, हालांकि गड़बड़ी उस समय पे चर्चा में नहीं थी, लेकिन ये लगता था कि शायद मेरी तैयारी कमज़ोर है और लोग बड़े बड़े धुरंधर पड़े हैं, मेरे पेपर देने का कोई मतलब नहीं है। तो एक बार तो सोच रहे थे कि पेपर ही ना दें, परंतु बाद में ऐसी परिस्थिति बनी कि इलाहाबाद का एक मित्र था जिसकी वजह से हम उसी के साथ पेपर देने चले गए। पेपर दिए। पेपर देने के बाद जब आंसर की आई तो आंसर की में सिर्फ 62 क्वेश्चन सही थे 100 में। हालांकि कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन हट गए थे, लेकिन सिर्फ 62 क्वेश्चन सही थे। अब 62 क्वेश्चन सही थे तो ऐसा लग रहा था, और उत्तर प्रदेश से विशेष संपर्क न होने की वजह से यह भी नहीं अनुमान लग रहा था कि जो हाईएस्ट क्वेश्चन करने वाले कितने लोग हैं जो ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, ऐसा कुछ अनुमान लग नहीं रहा था। तो इस तरीके से अपना जो व्यक्तिगत, कहते हैं कि आप अपनी स्थिति का मूल्यांकन तब कर सकते हैं जब कंपेयर करने के लिए लोग आपके पास हों, लेकिन कंपेयर करने के लिए लोग नहीं थे। 62 क्वेश्चन बड़ा कम सा लगता था। तो फिर उसके बाद लगा कि चलो कुछ नहीं होने वाला है, और पढ़ के नहीं गए थे तो आते हुए कम से कम 10 प्रश्न गलत करके आए थे। ऐसा उस समय की स्थिति थी कि आते हुए 10 प्रश्न कम से कम गलत करके आए थे, क्योंकि न जीएस पढ़ के गए थे अच्छे से और न सब्जेक्ट पढ़ के गए थे, बस पढ़ते पढ़ते ऐसे ही जाके दे दिए थे। वजह उसका यह था कि अपने आप को हम कमज़ोर समझ रहे थे कि वहाँ पे बड़े बड़े धुरंधर पढ़ रहे हैं, नहीं होगा मेरा सिलेक्शन। उसके बाद जब आंसर की आई तो 62 क्वेश्चन सही थे। उसके बाद रिवाइज उसका क्लेम मांगा गया कि आप लोग कोई क्वेश्चन पे आपत्ति हो तो बताइए। उसके बाद क्वेश्चन पे आपत्ति लोग दिए। उसके बाद जब दोबारा आंसर की रिवाइज होके आई तो 68 प्रश्न सही हो गए, मतलब 6 प्रश्न बढ़ गए। और तब यह महसूस होने लगा, तब थोड़ा सा फेसबुक के माध्यम से यह पता चलने लगा कि जो पोजीशन हमारी है ठीक ठाक है। 71 क्वेश्चन करने वाले टॉप पे थे और 68 क्वेश्चन 67 क्वेश्चन करने वाले, 66 65 करने वाले ज़्यादातर लोग मात्रा में थे। तो पता यह चला कि नहीं, फाइट करने की स्थिति में है, अगर इंटरव्यू ठीक से देंगे तो सिलेक्शन हो सकता है। तो फेसबुक के माध्यम से बहुत सारा जितने लोग एजुकेशन में इंटरव्यू देने वाले थे सबके साथ संपर्क लगभग होना स्टार्ट हो गया, और इस तरीके से संपर्क होते होते अपने आप को स्थिति ठीक समझे। और उसके बाद हमने इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में 16-17 नंबर के करीब मिले थे, बहुत कम नंबर मिले थे इंटरव्यू में। बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था, लेकिन इंटरव्यू नंबर कम मिले थे किसी वजह से। अब पता नहीं चल पाया कि क्या वजह थी, कहीं कहीं कोई कमी रही होगी। तो उसके बाद फिर
ज्वाइन कर लिए। तो यह पूरा रिदम रहा। इसके बीच में एक दो चीज़ें हमने और करी थी। जब 2012 में मेरा नेट क्वालिफाई हो गया, तो नेट क्वालिफाई करने के बाद एक ऐसी स्थिति बनी कि मुझे यह समझ में आया कि अब मेरे पास नेट हो गया। और उस समय पे 2010 रेगुलेशन यूजीसी का चला करता था। तो उस समय की ऐसी स्थिति बनती थी कि आपके पास बुक्स और पेपर्स जितना ज़्यादा हो जाएगा, एपीआई जितना ज़्यादा हो जाएगा, उतनी जल्दी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो इसलिए उस समय पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पेपर्स वगैरह लिखना, उनको पब्लिश कराना, पब्लिश कराते कराते लिखते लिखते पेपर इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हमने सोचा कि यह पेपर दूसरे जर्नल में छपवाने से अच्छा है अपना जर्नल स्टार्ट कर लिया जाए। 2013 में हमने अपना एक रिसर्च जर्नल स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट। और उसमें देश विदेश के बहुत सारे एडवाइजरी और एडिटोरियल बोर्ड में मेंबर्स बने थे, भारत देश के भी थे। तो इस तरीके से जर्नल फिर मेरा स्टार्ट हुआ। 1-2 साल मैंने उसमें पेपर्स अच्छी खासा एक बढ़िया से उसको रन किया। एडिटर कोई और था, लेकिन उसको रन करने का काम मैं करता था और रन किया, उसमें अच्छे से उसको चलाया। उसके बाद 2 साल बाद फिर मैंने उसको किसी और को दे दिया। तो बीच की ये जर्नी जो थी वह इसी तरीके से रही। तो इस तरीके से फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद 2018 में मैंने ज्वाइन किया। 2018 में ज्वाइन करने के बाद 4 साल अपने कॉलेज में हमने बिताए और 4 साल बिताने के बाद 2022 में अभी हमारा नवंबर में प्रमोशन हुआ सीनियर स्केल में। ग्रेड पे 7,000 से ग्रेड पे 6,000 से 7,000, मतलब लेवल 10 से 11 7वें वेतन आयोग के हिसाब से। तो वर्तमान में मैं सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो यह मेरी जर्नी रही, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया किस तरीके से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना और उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूँगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।